नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज आम आदमी पार्टी को सुप्रीम खुशी मिली है। 530 दिन या यूं कहें कि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके पर सशस्त्र बेल दी है। साफ कहा है कि पासपोर्ट सरेंडर कीजिए और सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगाइए। इसके अलावा गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास न हो। कोर्ट ने यह भी कहा साफ शब्दों में कि सिसोदिया की ट्रायल में देरी हो रही है और इसी आधार पर उनको जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया को बेल की खबर सुनकर मानो आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन मिल गया हो। जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, आज सच्चाई की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई केस खत्म हो गया है या केस समाप्त हो गया है। केस चलेगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। और देखिए, शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। गिरफ्तार होने के 18 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर दी है सिसोदिया को जमानत और क्या है वो शर्तें जिनका जेल से बाहर आने पर सिसोदिया को पालन करना होगा। सिसोदिया की इस जमानत का केजरीवाल की याचिका पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। कहीं मिठाई बंट रही है, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जश्न की ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के खेमे से आई हैं, क्योंकि 530 दिन बाद यानी करीब 18 महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में ये जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त, मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और दूसरी शर्त, सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में मानो उम्मीदों का नया सूर्योदय हो गया है। मनीष सिसोदिया की राह ताक रहे उनके परिवार ने मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया तो पार्टी दफ्तर में ढोल और नगाड़ों के साथ त्योहार जैसा माहौल बन गया। सिसोदिया की जमानत को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर षड्यंत्र के तीर चलाने के आरोप लगा रही है तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि सिर्फ जमानत मिली है, पाक साफ होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये सत्य की विजय है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर। हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है और किसी भी अपराधी को बेल मिलना वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जमानत को बड़ी जीत मान रही है और उम्मीद जता रही है कि इसी जमानत के आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत की राह भी आसान हो जाएगी। यानी सिसोदिया की बेल को आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जमानत की चाबी मान रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सावन का महीना चल रहा है, महादेव के भक्त कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन इस पावन यात्रा के बीच कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर हुड़दंग की तस्वीरें देखने को मिली हैं। कांवड़ियों के बीच छिपे हुड़दंगियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए आप। कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। कभी मामूली सी बात पर हुड़दंगियों ने गाड़ी तोड़ दी, तो कभी कांवड़ियों के बीच छिपे हुड़दंगियों ने सड़क किनारे मौजूद ढाबे में तोड़फोड़ कर दी। कभी कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट की घटनाएं सामने आई, तो कभी बीच सड़क खूब बवाल काटा गया। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस हुड़दंगियों का हिसाब किताब करने वाली है। जहां जहां तोड़फोड़ की गई, जहां जहां उत्पात मचाया गया, अब उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना के वीडियो के जरिए हुड़दंगियों को चिन्हित किया जा रहा है। आरोपियों को उत्तराखंड पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी में है। साथ ही हुड़दंगियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ने हुड़दंगियों से नुकसान की भरपाई का प्लान तो बना लिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आरोपियों की पहचान होगी कैसे। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की जो घटनाएं हुई, उसमें शामिल अधिकतर लोग दूसरे राज्यों के हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ज्यादातर हुड़दंगी किसी गाड़ी से नहीं थे, बल्कि वो पैदल चल रहे थे। ऐसे में इनकी पहचान होगी कैसे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसके लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जाएगी। साथ ही जो मामले पहले से दर्ज हैं, उन पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। मारपीट की घटनाएं हैं जिसमें पब्लिक के साथ मारपीट की गई है, किसी दुकानदार के साथ मारपीट गई है, तो इस शिकायत पर जो है मुकदमा कायम हुआ है और जिसको गंभीर चोटें आई तो उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो इस बार की जो घटनाएं हैं उससे सीख मिली है और सभी राज्यों से हमें क्या अपेक्षाएं हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे सहयोग की, इसके लिए मीटिंग में गंभीरता से चर्चा की जाएगी और हम अपेक्षा भी रखेंगे कि उनके द्वारा ये जो हमारी अपेक्षा है वो उसमें कार्रवाई हो। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में हुड़दंगियों पर कुल 12 केस दर्ज हुए। 9 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया गया। 184 दोपहिया वाहन और 4 कार सीज किए गए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाले रूट पर कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। छोटी छोटी बातों पर भड़के कांवड़ियों के बीच मौजूद शरारती तत्वों ने खूब उत्पात मचाया था। 23 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों से एक ई रिक्शा टकरा गई थी। 10 से 12 हुड़दंगियों ने ई रिक्शा को तोड़ दिया था। साथ ही रिक्शा चालक की खूब पिटाई की गई थी। ये सब पुलिस के सामने हुआ, लेकिन इस मामले में 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। 23 जुलाई 2024 को हरिद्वार में हाईवे किनारे चल रहे कांवड़ियों से एक ट्रक हल्की सी लग गई थी। इसके बाद हुड़दंगियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, ट्रक चालक की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हुड़दंगी फरार हो गए। पुलिस ने जिन लोगों को चिन्हित कर लिया उनसे तो वसूली हो जाएगी, लेकिन बड़ा चैलेंज तो यह है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल आरोपियों का पता कैसे चलेगा। हर साल कांवड़ यात्रा में इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे में क्या पुलिस कोई ऐसा इंतजाम करेगी जिससे हिंसा की घटनाएं रुके और हिंसा में शामिल आरोपी न पे। कांवड़ के दौरान उत्तराखंड में उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों, जिन्होंने उत्तराखंड में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। यानी जिन्होंने उत्पात मचाया है, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। कैमरा पर्सन संदीप बडौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। और देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। राज्य की इकोनॉमी और डेवलपमेंट के साथ साथ योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूरी तरह फोकस किया है। राज्य में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामलों में सख्त कानून बनाने के साथ साथ अब यूपी सरकार का एक्शन प्लान जो है वो जमीन पर भी तेजी से नजर आने लगा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर राज्य की योगी सरकार सख्त एक्शन मोड पर आ गई। जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी ने जबरदस्ती या धोखे से धर्म परिवर्तन करने वालों को कई बार सख्त चेतावनी दी है, लेकिन अब योगी सरकार ने सख्त कानून के साथ दोषियों पर कार्रवाई की भी शुरुआत कर दी है। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर 2020 में कानून बन गया था। 31 जुलाई को योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को थामने के लिए कानून में संशोधन भी किया, लेकिन धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार रह के अभी भी सामने आ रही हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन पर एक्शन को लेकर आंकड़ों पर गौर करें। 2020 में कानून लागू होने के बाद से 31 जुलाई 2024 तक राज्य में इस अपराध के 835 मामले दर्ज किए गए हैं। धर्म परिवर्तन के आरोपों में तकरीबन 2708 लोगों को नामित किया गया है, जिनमें 1682 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अधिक कार्रवाई गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, भदोही, सहारनपुर और शाहजहांपुर में हुई है। करीब 250 से ज्यादा आरोपियों ने धर्म परिवर्तन की बात कबूल की है। इन मामलों में जबरन धर्म परिवर्तन और नाबालिगों का धर्म परिवर्तन करने के मामले शामिल है। यूपी में पुलिस अधिकारियों को सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 818 मामलों में यानी करीब 98% केसेस में आरोप पत्र दायर किए हैं और 1.5 दर्जन से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है। यूपी में धर्म परिवर्तन के जरिए गरीब तबके, नाबालिगों और महिलाओं को बरगलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए योगी सरकार ने 31 जुलाई को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 को पास किया। इस कानून के पास होने के बाद अब यूपी में लव जिहाद के मामलों में सजा को दोगुना कर दिया गया। धर्म परिवर्तन से शादी पर उम्र कैद की सजा है। आजीवन जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया है। विदेशी अवैध संस्थाओं पर नकेल कसी गई है। सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य घोषित किया गया है। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है। राज्य में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। बहुत से मामलों में लड़कियों की हत्या और गायब होने तक की वारदात दर्ज की गई है। सीएम योगी कई बार इन मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और अपनी इस कथनी को करनी में बदलने के लिए यूपी में सख्त कानून के साथ साथ अब योगी का एक्शन प्लान जमीन पर नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जया बच्चन को आज एक बार फिर गुस्सा आया। जया बच्चन आज एक बार फिर बिफर गईं। वजह थी उनके नाम के बीच अमिताभ को जोड़ना। हुआ यूं कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, लेकिन इस संबोधन से जया कुछ इस कदर बिगड़ गई कि संसद छोड़कर बाहर ही चली गई। देखिए जया बच्चन के नाम पर बड़ा घमासान इस रिपोर्ट के जरिए। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया के आगे अमिताभ लगाया तो एक बार फिर संसद में मामला गरमाया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। सबसे पहले आप सुनिए कि संसद के अंदर आखिर हुआ। जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया बच्चन को स्पीकर की बात बुरी लग गई। जया बच्चन को उनका टोन सही नहीं लगा। जया बच्चन ने ऐतराज जताया तो संसद में हो हल्ला शुरू हो गया। यू नो एन एक्टर is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No. इसके बाद बहस तीखी होती चली गई और फिर जया बच्चन के साथ साथ पूरा विपक्ष सदन के बाहर आ गया। जया बच्चन के पीछे पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा दिखा। He said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. दरअसल जया बच्चन और स्पीकर के बीच की ये नोकझोंक नई नहीं। इससे पहले भी कई बार नाम को लेकर बहस हो चुकी। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ।
आपको आज लंच ब्रेक मिला? जया बच्चन के नाम पर सबसे पहले विवाद 29 जुलाई को हुआ। राज्यसभा के उपसभापति ने सदन में जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी नाम से संबोधित किया था। इस पर जया उपसभापति पर भड़क गईं, बोली सर मुझे सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। लेकिन उपसभापति महोदय का कहना था कि कागज में जो नाम लिखा था उन्होंने वही रिपीट किया। दरअसल जया बच्चन ने अपने चुनावी हलफनामे में नाम जया अमिताभ बच्चन लिखवाया है। संसद के रिकॉर्ड में भी उनका नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है। यही वजह है कि उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जया बच्चन को इससे एतराज है और विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।